हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें हम लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज को, और इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हाँ जी, देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर के अभिषेक साहू सर फिजिक्स सर्च कर लें। अभिषेक साहू सर फिजिक्स टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी ये वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन होगी डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। एग्ज़ाम टाइम पर मैं इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कुछ भी स्टफ होता है मैं सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है वो सारी फैसिलिटीज़ चीज़ें आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली हैं। तो टेलीग्राम पर जाकर के आपको ज़रूर से सर्च करना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन घंटी नहीं दबाई है ना, तो उसको ज़रूर से दबा दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक सारी पहुँचनी चाहिए। नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं किसी भी तरह की बकवास चैनल पर नहीं करता हूँ, सिर्फ काम की बात होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो की जो लिंक है एकदम लाइन से मिल जाए, तो उसके लिए या तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो हमने क्लास 12 फिजिक्स के नाम से एकदम नई प्लेलिस्ट बनाई है। आप इसको एक बार जरूर से चेक कर लेना। और इसके बाद आप सभी लेक्चर्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो सभी लेक्चर की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेक्चर 1 से लेकर के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप एक बार जरूर से चेक कर लेना। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं हम आज के इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक सिंगल चार्ज भी बनाता है, और बहुत सारे चार्जेस मिलकर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज एंड इनके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आराम से समझना, बहुत ज़्यादा बेसिक सा लेक्चर है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगा। तो लेट से मेरे पास ये कैपिटल Q चार्ज हो गया। इस चार्ज को हमने नाम दिया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो ये है सोर्स चार्ज। कैसा है? सोर्स चार्ज। ठीक, चलिए, अब इस सोर्स चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज रखा गया है, जिसको हमने नाम दिया Q0। Q0 क्या है? ये Q0 है टेस्ट चार्ज। क्योंकि देखो, अगर ये जो सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जब किसी पे टेस्टिंग करेंगे तब जाकर के ही तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पता पड़ पाएगी। समझे? अगर हमारी टेस्टिंग ना हो तो हमारी ताकत कैसे पता पड़ पाएगी। इसी तरह से अगर हमें सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फिर वही टेस्ट चार्ज के ऊपर इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक, और हमेशा याद रखिए, ये टेस्ट चार्ज ये खुद इतना छोटा होता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मान के चलो, अगर टेस्ट चार्ज बढ़ा ले लिया हमने, तो वो टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले थे और वहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स हो जाएगी। इसलिए हमेशा टेस्ट चार्ज जो होता है इसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत ज्यादा छोटा लिया जाता है, ताकि ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो हमने कहा कि भाई ये जो सोर्स चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में है। ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। क्लियर? चलिए, तो अगर हम ये देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो सोर्स चार्ज है ये रखा हुआ है पॉइंट O पर, ये रखा है पॉइंट O पर, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये रखा है पॉइंट P पर। जरूरत पड़ जाएगी तो हम ये ले लेंगे, इसकी वैल्यूज ना हो। अभी देखो, अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसके कारण। तो देखो, फॉर्मूला होता है, देखिए जरा, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब देखो यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वेक्टर फॉर्म जब हम लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि भाई जिनके पास डायरेक्शन है उनको ऊपर अपन एरो लगा देंगे। तो डायरेक्शन किस किस के पास है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है, हाँ तो इसके ऊपर एरो लग गया, और इसके पास भी डायरेक्शन होती है तो इसके ऊपर भी एरो लग गया। अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मुझे इसके ऊपर जो फोर्स है वो बताना पड़ेगा। ठीक, तो फोर्स कैसे बताऊंगा, तो ये देखो फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड क्यू नॉट। तो फोर्स कैसे निकालूंगा, तो फोर्स इस तरह से निकालूंगा, F इज इक्वल टू, देखो जरा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद Q इंटू क्यू नॉट, देख रहे हो जरा, कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट। सबसे एंड में जाके हम वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको यहां भी नहीं लिखना है तो भले ही मत लिखो, बिल्कुल एंड में जाके लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। वेक्टर फॉर्म अगर आप बिल्कुल एंड में जाके लिख दो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आपको जो है आप फालतू झंझटों से बच जाओगे। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया r स्क्वायर। नाउ तो F निकाल दिया आपने। अभी क्या करोगे आप, अभी यहां पर आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से आप देखिए कि फोर्स कितना है, तो आपने देखा कि भाई फोर्स तो इतना है दो चार्जेस के बीच में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। अपॉन में क्या है, अपॉन में है क्यू नॉट, तो अभी ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या बचा ऊपर, कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। अब देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल वैल्यू हो गई, पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता हूं, चलिए मैं थोड़ा सा यहां पे इसका वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं। चलो ये तो हो गया स्केलर फॉर्म। अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन भी बता दें, तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो वेक्टर लगा दिया, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर नहीं है तो इसको एज इट इज रख दिया, Q को हमने Q रखा और r स्क्वायर को r स्क्वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, वही तो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम क्या करते हैं कि भाई ये देखो r कैप, यहां पे क्या लिख देते हैं, r कैप, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि ये जो कैप है ये यूनिट वेक्टर बताता है। क्या बताता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो यूज होता है वो होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो मैं किसी भी चीज में अगर इस यूनिट कैप का मतलब इस यूनिट वेक्टर का इंटू कर दूंगा तो उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे अगर मैंने आप में भी यूनिट वेक्टर का इंटू कर दिया ना तो आपको भी डायरेक्शन मिल गई। बात समझ में आई। तो कोई भी फॉर्मूला जो स्केलर फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसमें आर कैप, ए कैप, बी कैप का इंटू कर देता हूं तो फिर क्या होता है, उसको डायरेक्शन मिल जाती है। तो मान के चलो कि अगर आप ये दो नेक्स्ट हम यूज में लाएंगे कि अगर कोई भी चीज R1 से R2 जा रही है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, R12 कैप, R1 से R2 की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन के लिए जो है हम कैप का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए भाई, तो ये हो गया ई वेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। तो आप यहां पर एक चीज देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है सोर्स चार्ज पे, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही। तो मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज। किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पे, ठीक है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी तो मैं ये नोट्स वगैरह पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर ही दूंगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, के, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, चलो मैं यहां लिख देता हूं, चलिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ई इज इक्वल टू के, इसको मैंने लिख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
क्लियर है? तो ये भी इसका एक फॉर्म हो गया, आप इनको यूज कर सकते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए, तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो आराम से समझना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक है। सिर्फ इतनी बात आपको इस डेरिवेशन में याद रखनी है कि जो स्केलर फॉर्म है उसको एज इट इज रखते हैं, जब भी डायरेक्शन देनी होती है तो उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बस। तो अभी इस डेरिवेशन में क्या दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता पड़ जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस का आपको कुछ इस तरह से पता पड़ता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है, वेट थोड़ा सा कॉर्नर जा रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में एक बार सीबीएसई में पूछा गया है। बोला सर इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ जी भाई इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से करेंगे। नाउ अभी देखिए, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है कि यदि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं, तो उस सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अभी तो हमने एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली पॉइंट पी पे, अब हम उसी पॉइंट पी पे मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और जब भी मल्टीपल चार्जेस की बात आती है तो मुझे हर एक चार्ज को बताना होता है कि भाई कौन से चार्ज की पोजीशन एग्जैक्ट क्या है, और पोजीशन बताने के लिए मैं पोजीशन वेक्टर का यूज करता हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं कि भाई ये देखो, ये मेरे पास एक सिस्टम है पर्टिकुलर। भाई इस सिस्टम में क्या होगा कि हम बहुत सारे चार्जेस रख देंगे, जैसे कि ये मेरे पास एक चार्ज हो गया Q1, ठीक, ये मेरे पास एक चार्ज हो गया लेट्स से Q2, फिर एक मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो भाई यहां पर मैंने एक चार्ज बताया Qn, ये Qn रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस को, ठीक। और एक मेरे पास चार्ज है Q0 जो कि मेरा टेस्ट चार्ज है। कैसा है? टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज मैं थोड़ा छोटा सा बना लेता हूं, ये देखो ये Q0, बात क्लियर है? अभी देखो, अभी मुझे ये जो Q0 जहां रखा है ना, लेट्स से ये Q0 रखा है इस पॉइंट P पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई ये जो Q1 है ना, इसकी पोजीशन बताएं कि ओरिजिन से क्या दी हुई है। तो मैंने आपको बताया कभी भी आपको पोजीशन बतानी है तो उसके लिए एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का यूज होता है। और पोजीशन वेक्टर का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि ये देखो, इस Q1 की पोजीशन का नाम हो गया R1 वेक्टर। क्या नाम हो गया? R1 वेक्टर। इसके बाद ये जो Q2 है, इस Q2 की पोजीशन का नाम हो गया R2 वेक्टर। क्लियर? इस Qn की पोजीशन का नाम हो गया Rn वेक्टर। और ये जो Q0 है, इसकी पोजीशन का नाम हो गया R0 वेक्टर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या होता है ना, जैसे आपको बताना होता है कि अगर आप R1 से R0 की साइड जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, देखो ये क्या, कौन सा फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, ये हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये आपके पास R1, आप R1 पोजीशन पे ये है और R0 पोजीशन पे ये है, तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? R10 वेक्टर। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। चलिए, अगर ये जो Q1 है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो यहां बनाएगा, इसका नाम हो गया E1 वेक्टर। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये जो Q2 है वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका नाम हो गया ये E2 वेक्टर। और Qn इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका नाम हो गया En वेक्टर। ठीक, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो उस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देना है बस। बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में बताना मुझे। चलिए, तो अभी देखो R10 वेक्टर हो गया। नाउ इसी तरह से R2 और R0 के बीच की डिस्टेंस R20 वेक्टर हो गया। सिमिलरली ये Rn0 वेक्टर हो गया। समझ में आया ये एरो कैसे कैसे लगाए हैं, कहां से कहां जा रहे हो, मतलब यहां से लेके यहां तक, Qn से Q0 की साइड। चलिए, Q1 से Q0 की साइड। चलिए, अब कुछ भी नहीं करना है तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिख दें भाई, यहां पे हम लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये क्या होगी, सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस ये इस तरह से En वेक्टर। बताइए जरा, कुछ समझ में आया, बात क्लियर हो रही है? चलिए तो अभी देखो, अब हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देंगे। रूल वही है कि क्या करना है, नेट जो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है उसमें यूनिट वेक्टर का इंटू कर दो डायरेक्शन देने के लिए, बस। तो देखो E वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे देखना सबसे पहले E1 वेक्टर, तो पहला वाला चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो कितना है, E इज इक्वल टू देखो जरा KQ अपॉन R स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां पे हम लिखेंगे KQ1 अपॉन R स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है, देखो जरा R1 से R0 की साइड जा रहा है, तो यहां पे हम लिख दिया R10 का स्क्वायर। ये तो हो गया सिंपल स्केलर फॉर्म। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो R1 से R0, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे है, R1 से R0 की साइड, तो डायरेक्शन देनी है। तो डायरेक्शन क्या है, R10 कैप। बात क्लियर हुई? चलिए बहुत सुंदर। अब इसके बाद देखो E2 के लिए क्या लिखेंगे, तो K कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज कौन है इस बार, Q2 अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना हो जाएगा R20 का स्क्वायर इनटू में क्या लिखना है, ये देखो जरा डायरेक्शन बतानी है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो R2 से R0 की साइड, तो R20 वेक्टर यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए प्लस इस तरह से चलेगा, तो ये आपका हो जाएगा KQN अपॉन RN0 स्क्वायर प्लस मतलब इनटू में आ जाएगा RN0 कैप। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ये देखो कि कॉमन क्या क्या निकल सकता है। तो भाई यहां पे तो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो सिर्फ K कॉमन आ रहा है। चलिए इसके बाद इसको देखते हैं, Q1 कॉमन नहीं है क्योंकि यहां Q1 Q2 Q3 इस तरह से है। अच्छा ये R10 स्क्वायर, ठीक, इनटू में देखो R10 कैप को हम क्या लिखेंगे, तो हमेशा एक रूल याद रखो, रूल ये है कि भाई कभी भी इस तरह से यूनिट वेक्टर आपको मिल जाए, यूनिट वेक्टर ये लिखा है क्या, R10 कैप ये मिल गया, तो इसको ओपन करने का तरीका होता है R10 वेक्टर अपॉन R10, ठीक, ऊपर वेक्टर नीचे उसकी ही सिर्फ वैल्यू, ऊपर वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड। तो भाई यहां पर हम कैसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ये R10 कैप है ना, तो R10 वेक्टर और नीचे इसकी वैल्यू प्लस ये देखो K तो बाहर निकाल दिया, Q2 अपॉन R20 स्क्वायर इनटू इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, R20 वेक्टर और नीचे इसका ही मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ वैल्यू, नीचे वेक्टर नहीं लगाना है, प्लस अब देखो यहां पे K तो हमने बाहर निकाल दिया, QN अपॉन RN0 स्क्वायर लिखा था, यहां पे RN0 वेक्टर और नीचे इसका ही मैग्नीट्यूड। चलिए अभी क्या करने वाले हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू, ये K तो बाहर आ गया, और इसके बाद देखो जरा क्या करना है, यहां पे देखो Q1 अपॉन R10 का होल क्यूब हो जाएगा, इनटू में क्या लिखा है R10, हाँ जी R10 वेक्टर प्लस नीचे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, चलिए Q2 अपॉन R20 होल क्यूब इनटू R20 वेक्टर प्लस ये देखो यहां पे देखो QN अपॉन RN0 का होल क्यूब इनटू ये इसका इनटू हो गया ना, चलिए इनटू में क्या है, इनटू में आ गया RN0 वेक्टर। देखिए अभी क्या करना है, इसके बाद बहुत छोटा सा काम है कि हमेशा याद रखो कि ये क्या है, R10 वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आप यहां से इस पॉइंट से मान के चलो आप 5 सेंटीमीटर पे थे, जैसे मान के चलो ये पॉइंट है 10 सेंटीमीटर पे और ये वाला पॉइंट है आपका 15 सेंटीमीटर पे, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी ना।
कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या किया आपने, ये 15 माइनस 10 कर दिया। तो बस यही चीज हमें करनी है कि कभी भी ऐसे मिल जाए आपको कि r10 वेक्टर, ये चलो मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं तो फॉर्मूले में काम आ जाएगा कि r10 वेक्टर कहीं भी मिल जाए तो क्या करना है, r1 वेक्टर मतलब इनिशियल, सॉरी ये देखो ये क्या है, r10 में जो ये जो 1 है ये है इनिशियल, स्टार्टिंग में कहां पे थे, बोला R1 पे, और फाइनली कहां थे R0 पे, इसलिए ये है इनिशियल और ये है R0 क्या है, ये 0 बता रहा है फाइनल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आपका कुछ बेसिक रूल हो गए, इसको आपको बढ़िया से ध्यान रखने हैं। देखो जो हम जो बड़ी बड़ी एक एक घंटे की जो अपनी क्लास हो जाती है उसका मेन मोटिव ये होता है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। बात कुछ समझ में आ रही है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे कमेंट चाहिए, ध्यान रखना। चलिए तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, R10 वेक्टर को सिर्फ क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं R1 माइनस R0 वेक्टर। चलिए तो थोड़ा सा हम यहां पे जल्दी से लिखेंगे कि भाई, चलिए तो अभी क्या किया अपन ने, E वेक्टर इज इक्वल टू फास्ट K कॉमन आ गया, और उसके बाद यहां पे देखो Q1 अपॉन R10 क्यूब इंटू यहां पे लिख देंगे R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चलिए ये हो गया प्लस, इसी तरह से Q2 अपॉन R20 क्यूब इंटू ये हो जाएगा R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। चलिए इसके बाद ये इस तरह से चलता चला जाएगा और ये हो जाएगा Qn अपॉन Rn0 क्यूब इंटू R0 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। चलिए अभी देखो, अभी क्या करना है, E वेक्टर इज इक्वल टू K, और उसके बाद देखो जरा क्या करना है, K, और अब देखो ये तो अपना हो गया फिनिश। अब इसके बाद इतना बड़ा फॉर्मूला भलाई को कौन याद रखेगा, तो अब क्या करना है, इस फॉर्मूले को एक सिंगल टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा कि भाई E वेक्टर इज इक्वल टू, देखो K तो आ गया कॉमन, तो K को लिख दिया हमने यहां पे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ ऐसा करना है कि इन सबको इन दोनों को ना, इन सबका समेशन करना है, मतलब सबको ऐड करके एक जैसा लिख देना है। लेकिन देखो कैसे लिखेंगे, ये बता रहा है सबका सम कर रहे हैं। ऊपर क्या है, सब में Q है, नीचे क्या है, नीचे सब में R1 2 3 4, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो R10 R20 R30 R40 R50, तो हम लिख दिया RI0, क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। ऊपर R1 R2 R3 R4 R5 R6, तो हमने कहा सॉरी Q1 Q2 Q3 Q6, तो हमने कहा QI। चलिए इंटू में देखो सब में क्या है, R0 माइनस R1 R0 माइनस R2 R0 माइनस R3 R0 माइनस R4, तो ये बन जाएगा R0 माइनस RI। बोला सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने सिर्फ एक ही टर्म में इसका फॉर्मूला लिख पाए। चलिए अब यहाँ पे आप ये देखो, हमने इस पूरे आई के जगह क्या लिखा हुआ है, समेशन का मतलब है भाई इन सबको इकट्ठा करके लिख रहे हैं। आर आई किसकी जगह पे लिखा हुआ है, 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, तो ये जो आई जो है 1 2 3 की जगह पे लिखा हुआ है। और आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, आई की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, R1 R2 R3, और कहां तक जाती है, ये जाती है n तक। बात समझ में आई। इसी तरह से R1 की जगह RI, R2 की जगह RI, तो इस तरह से हम देखें तो ये हमारा जो है मल्टीपल चार्जेस के लिए ये वेक्टर फॉर्म लिख जाता है। कुछ क्लियर हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। चलिए भाई, तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पता ही है कहाँ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर जाकर के अभिषेक साहू सर फिजिक्स। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपको टाइम टू टाइम वहाँ नोटिफिकेशन पहुँचे और मैं आपको जो नोट्स वगैरह है वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक, चलिए तो अभी हम आ जाएंगे इस पर बेस्ड बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा नहीं है कि दबा के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, या नॉर्मल जो टॉपिक है वैसे ही है ये। चलिए तो अभी क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या मिल रहा है। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर में 2 नंबर में, कि देखो जरा इसमें दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस 0.2 कूलम एंड 0.4 कूलम are kept at 0.1 meter apart. Find the electric field at midpoint
एंड एट ए पॉइंट 0.05 मीटर फ्रॉम Q2। तो मैं कुछ ऐसा बोल देता हूं कि भाई यहां पर जो गिवन है, ये जो गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि Q1 ऐसा बोल देता हूं मैं कि जो पहला वाला चार्ज है ये, इसको हमने नाम दे दिया Q1, इसकी वैल्यू है 0.2 कूलम। दूसरा वाला चार्ज है, इसको हम नाम दे दिया Q2 और इसकी वैल्यू 0.4 कूलम, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। इसके बाद इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है 0.1 मीटर अपार्ट एक दूसरे से, ये 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं ये 0.1 मीटर। चलिए, इसके बाद कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों चार्जेस के कारण दो पॉइंट पे। किन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? एक तो निकालनी है आपको मिड पॉइंट पे और एक निकालनी है 0.05 मीटर फ्रॉम Q2। ठीक, दैट मीन्स 0.05 मीटर फ्रॉम Q2 एंड इसको अगर आप पूरा लिखें एंड 0.15 मीटर फ्रॉम Q1। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट पे निकालनी है। एक तो निकालनी है इनके मिड पॉइंट पे, ये लिखा हुआ है मिड पॉइंट पे, और एक निकालनी है इस Q2 से 0.5 मीटर की दूरी पे, 0.05 मीटर की दूरी पे, और Q1 से देखें तो 0.15। मतलब क्योंकि ऐसा हो सकता है ना Q2 से 0.5 तो यहां भी हो रहा है मिड पॉइंट पे, लेकिन ये पॉइंट Q2 से जो पॉइंट 0.05 मीटर हो और यहां से 0.15, तो हमें दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा किस पे, मिड पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मिड पॉइंट की हम बात करेंगे तो यहां पर आपको डिस्टेंसेस लेनी पड़ जाएंगी। और डिस्टेंसेस क्या होंगी भाई, देखो जरा, डिस्टेंसेस हो जाएगी यहां से आधी आधी कर लें तो 0.05 मीटर और यहां से भी 0.05 मीटर। अभी आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना। तो देखो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहां पे, इसको हमने नाम दे दिया E1 वेक्टर, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहां पे, इसको हम नाम दे दिया E2 वेक्टर। बस, अभी कुछ भी नहीं करना, अब कैलकुलेशन कर लेनी है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चेक कर लेते हैं कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी इस पॉइंट पे, ये दोनों का सम हो जाएगी। तो हमने कहा E1 प्लस E2, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, E1 माइनस E2। ठीक, यहां पे आप लिख लो नेगेटिव साइन ड्यू टू, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाती, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो E इज इक्वल टू सिंपल, मैंने वैल्यूज की बात करी है, मैग्नीट्यूड वगैरह की अपन को मतलब जो है डायरेक्शन वगैरह के लिए तो अपन ने नेगेटिव साइन ले ही दिया है। अब E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो E1 इज इक्वल टू K। देखो किस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है ना, तो इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ही लेंगे बस। तो K, Q1 कहाँ है, देखो जरा Q1, तो Q1 की वैल्यू बताओ जरा। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.2 कूलम अपॉन, यहां से देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। चलिए, और यहां पे माइनस K Q2 अपॉन R, सेकेंड वाले को हम नाम दे दिया R2 स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो, तो अभी देखो E1 या E इज इक्वल टू, मैं चाहूं तो यहाँ पे R भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो K, तो K की जगह में लिख दिया 9, तो पहले K को हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.2 लिख दिया। R1 की वैल्यू क्या है, देखो जरा 0.05 मीटर में तो कन्वर्ट नहीं करना, और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, यहाँ पे देखो K तो कॉमन ले ही लिया। Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू 0.4 अपॉन, यहाँ पे भी 0.05 का स्क्वायर। चलिए, तो अभी क्या करने वाले हैं, E इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसके बाद यहाँ पे देखो 0.05 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई देखो 0.05 का स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर क्या बचा है, अंदर बच रहा है आपके पास 0.2 माइनस 0. हाँ जी, ठीक है, एक मिनट,
एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या करो 0.2 अपॉन, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0025 माइनस यहाँ पे 0.4 अपॉन 0.0025। कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना है अपन को। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो E इज इक्वल टू K, तो K की जगह पे लिख दिया K। अब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर आ जाएंगे 4 जीरो, तो हमने यहाँ पे लगा दी 4 जीरो। देखो ज़रा, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि कैंसिल तो वहाँ भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ऊपर आ जाएंगे 4 जीरो, तो बचा 2000। ठीक है, पहले से पॉइंट लगाया ना उसके आगे, और नीचे बचेगा 25 माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4000 और नीचे बचेगा 25। यहाँ पे आप देखेंगे तो E इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास 80। ठीक, 75/200 होता है माइनस, और ये हो जाएगा इस तरह से 160। चलिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और ये हो जाएगा आपका 80। पूरा सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास ये 720 इंटू 10⁻9 और यहाँ से 2 पॉइंट लगाओगे तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻11। साइन यहाँ पे आएगा माइनस का, तो माइनस साइन क्या बता रहा है, सिर्फ बता रहा है कि माइनस साइन ये बता रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के साइड है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द लेफ्ट। क्योंकि आप वैसे भी जानते हो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी इस जगह पे और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि Q2 कैसा है, बड़ा चार्ज है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E2 इज इक्वल टू, या कहूँ मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 7.2 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। हाँ, नेगेटिव साइन shows net electric field, net E is in direction of E2। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, E2 की डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है ना, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन पूछे जाने लायक है आपके एग्जाम में। इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज ये Q1 हो गया, ये इस जगह पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये Q1 चार्ज हो गया, और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया Q2। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि भाई ये जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन है 0.1 मीटर है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी इतनी है। तो आपको इस पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों चार्जेस के कारण। हाँ, चलिए तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं कि लेट से ये इस पॉइंट का हमने नाम P दे दिया। चलो ये तो आप यहाँ पढ़ सकते हो कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁻8 कूलम, और ये -10⁻⁻8 कूलम। ठीक, तो हमने ये दे दिया। चलिए, आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट, तो दोनों चार्ज 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। आगे दे रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर में पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इसमें कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो वो भी चीज हम आपको बता देते हैं। ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो हम इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं करना क्या है आपको, कि सबसे पहले इस पॉइंट P पे Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, ये इस तरह से सीधी चली जाएगी, है ना। तो हमने इसको नाम दे दिया है, लेट्स से दिस इज E1 वेक्टर। अच्छा, अब Q2 तो नेगेटिव है, तो Q2 के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड आती हैं, तो यहां से Q2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसको हमने नाम दे दिया, लेट्स से दिस इज E2 वेक्टर। नाउ अभी देखो यहां पर क्या है ना, अगर हम बात करें डिस्टेंसेस की,
तो डिस्टेंस सेम है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो ए वाला चार्ज बनाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बी वाला चार्ज बनाएगा, क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू आएगी सेम। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछी है, इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, E2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, कहीं इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगी ई नेट। ठीक, चलिए, और उसके बाद कहा जा रहा है ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितने एंगल पर होगी, है कि नहीं, क्या एग्जैक्ट बीचों बीच जाएगी या कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा होगा, ये हमें समझना है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे अंदर वाले एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये कितना बनेगा टोटल, ये बन जाएगा 120 डिग्री बन जाएगा ना। चलिए ठीक, तो हम ये मान लेंगे कि चलो डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले मैं E1 और E2 निकाल लेता हूं। तो E1 और E2 कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो जरा, E1 फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो भाई देखो K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 10 टू द पावर -8, वैल्यू ही लेनी है, साइन तो नहीं लेना, ठीक है ना। चलिए, तो अभी देखो अपॉन R स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर करोगे तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 था, तो यहाँ सिर्फ 10 टू पावर एक 10 बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 0.01, अब पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस तरह से कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 9000 न्यूटन पर, ये 9000 हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। तो देखो E1 की वैल्यू जितनी है वही वैल्यू होगी E2 की, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, तो कितना हो गया 9000 न्यूटन पर कूलाम। बात समझ में आई? नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहां पे देखो आपने E1 की वैल्यू निकाल ली और E2 की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी जैसे मान के चलो दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, दोनों सेम डायरेक्शन में, E1 और ये E2, तो हम क्या करते, दोनों को ऐड कर देते, अगर ऑपोजिट होती तो माइनस कर देते। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी वेक्टर एंगल पे होता है तो हम क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं कि भाई E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक, चलिए, तो अभी देखो E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो ये E1 यहां से और E2 यहां से, तो E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, बोला बन रहा है 120 डिग्री, तो ले लेंगे। तो भाई देखो E इक्वल टू, यहाँ पे देखो E1 की वैल्यू 9000 का स्क्वायर, चलिए, प्लस E2 की वैल्यू 9000 का स्क्वायर प्लस 2, E1 की वैल्यू 9000, E2 की वैल्यू 9000 इंटू cos 120 हो जाएगा। चलिए, अभी देखो E इज इक्वल टू cos 120 का मतलब जानते हो -1/2, तो ये देखो 9000 स्क्वायर प्लस 9000 स्क्वायर माइनस का, अब देखो 2 इंटू 9000 का स्क्वायर हो जाएगा, 9000 स्क्वायर हो गया। चलिए, अब इसके बाद cos 120 वैल्यू होती है -1/2, जिसके कारण हमने माइनस यहाँ लगा दिया, cos 120 वैल्यू क्या है -1/2। चलिए, अभी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, देखना जरा, ये 9000 का स्क्वायर से ये 9000 का स्क्वायर कैंसिल, हाँ, तो अब देखो बचा क्या, ये बच गया E इज इक्वल टू रूट के अंदर 9000 का स्क्वायर, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू सिंपल स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा 9000 न्यूटन पर कूलाम। बात क्लियर हुई? तो E इज इक्वल टू क्या होगा 9000 न्यूटन पर कूलाम, ये हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या कहीं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं
आगे अच्छा एक चीज और पूछी हुई है इसमें क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमने कहा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो हमने कहा भाई ये हो गया, ये हो गई पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये हो गई दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता। अभी देखो दोनों बराबर की है तो वैसे जानी है बीचों बीच, लेकिन मुझे कैलकुलेट करनी है। तो ये जैसे मैंने कहा कि भाई ये क्या है, बीटा क्या है, डायरेक्शन विद या एंगल विद रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गए, एंगल विद रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी एंगल E2 के साथ बनता है सेकंड वाले वेक्टर के साथ, तो हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका ये होता है E2 साइन थीटा अपॉन, यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है tan बीटा। डायरेक्शन के लिए हमेशा tan बताते हैं, tan, और बीटा निकालना है, बीटा मतलब डायरेक्शन रिजल्टेंट। चलिए, और नीचे क्या, E1 प्लस E2 कॉस थीटा, मतलब बीटा निकालना है तो यहां पे थीटा लिखेंगे। और हमेशा याद रखो कि सेकंड वाले के साथ अगर बन रहा है एंगल, तो जिसका एंगल बनता है उसको यहां रिपीट कर देते हैं। बात समझ में आई ना। चलिए तो देखो E2 को रिपीट कर दिया। चलिए देखो, तो tan बीटा इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका E2 की वैल्यू है कितनी है 9000, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 120, ठीक, अपॉन साइन 120 अपॉन ये 9000 प्लस ये यहाँ पे जो है 9000 और कॉस 120। चलिए तो यहाँ पे 9000 इंटू साइन 120 की वैल्यू √3/2 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास कॉस, तो 9000 ये प्लस 9000 इंटू -1/2, ये कैंसल। चलिए, और यहाँ से ये कैंसल, तो ये बच जाएगा आपके पास 4500, मतलब 4500 इंटू √3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4500 ही हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का 4500, ठीक। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया, ये मैं चलो इस तरह से निकाल देता हूँ। तो tan बीटा इज इक्वल टू आ गया √3, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √3, ठीक, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपके पास 60 डिग्री। बताइए ज़रा, प्रॉब्लम क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं नहीं कराऊंगा, आपको हिंट दूंगा, ये आपको घर से करके लेके आना है, होमवर्क है आपका, ठीक। चलिए तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया कि लेट से आपका 2 चार्जेस है, ठीक, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लेके आना है कि फाइंड वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्जेस विल बी 0। चलिए तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है ये। अब इसमें क्या होगा कि ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो चलो मान के चलो मैं आपको दे दिया, ये हो गया आपके पास एक चार्ज 2 कूलम का, ठीक, और ये हो गया आपके पास एक 3 कूलम का चार्ज। अब आपको निकालने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगी। तो चलिए मैं दोनों चार्जेस अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ, तो आप ये क्या करेंगे, हमेशा याद रखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जब होगी, और इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है मैं दे देता हूं कि भाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है, लेट्स से इन दोनों बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर। कितनी, 3 मीटर, ठीक। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ानी है, तो 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम दे देते हैं। अब आपको निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण 0 कब हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन में मान लेते हैं कि भाई लेट से इस पॉइंट पे, छोटे वाले चार्ज के पास देखो 3 कूलम वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में बनेगी, इसको आप नाम दे सकते हैं E2, और ये इस डायरेक्शन में बनेगी, ये हो गया E1। तो जिस पॉइंट पे ये जो E1 और E2 इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0।
बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने मान लिया कि भाई ये डिस्टेंस हो गई x और ये डिस्टेंस हो गई 3 - x। अब ये आपका होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका होमवर्क है। ठीक, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कंटिन्यूअस चार्ज अगर हमारे पास है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो न्यूमेरिकल वगैरह जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। और हाँ, अब फिर वही बात कि अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इन वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि याद रखिए कि ये वीडियो जब आगे तक पहुंचेंगी तो इन लेक्चर्स की जो मेहनत होती है वो सफल हो पाती है। तो दबा के इन वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सो सी यू अगेन गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइज, थैंक यू।